नमस्कार साथियों। आज हम पॉलिटिकल थ्योरी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सच कहूं तो काफी दिलचस्प विचार को समझने वाले हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म यानी उत्तर आधुनिकतावाद। अगर आप यूजीसी नेट, यूपीएचईसी, जीडीसी या असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये विषय आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आज हम इसे एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये है क्या, फिर इसके बड़े बड़े विचारकों और उनके कमाल के आइडियाज को देखेंगे। हम आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता की तुलना भी करेंगे, राजनीति में इसकी क्या जगह है ये भी समझेंगे, इसकी आलोचनाओं पर भी नजर डालेंगे और हाँ, सबसे जरूरी, एग्जाम में इससे जुड़े सवालों का जवाब कैसे देना है इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। समझते हैं कि उत्तर आधुनिकतावाद का परिचय क्या है और कैसे ये यात्रा मुहमंग से शुरू होकर विखंडन तक पहुंचती है। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये उत्तर आधुनिकतावाद है क्या भला? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये आधुनिकता की एक आलोचना है। आधुनिकता जो एनलाइटनमेंट यानी प्रबोधन के विचारों से निकली थी, वो तर्क, विज्ञान और प्रगति में बहुत गहरा यकीन रखती थी। लेकिन उत्तर आधुनिकतावाद इन सभी महाआख्यानों या मेटा नैरेटिव्स पर आप कह सकते हैं कि एक तरह का गहरा शक करता है। ये किसी एक सार्वभौमिक सच को मानने से इनकार करता है और इस बात पर जोर देता है कि कैसे पावर और भाषा ये दोनों मिलकर हमारी और आपकी असलियत को गढ़ते हैं। अच्छा, ये विचार अचानक से तो आया नहीं होगा। इसकी जड़ें 20वीं सदी की बड़ी बड़ी घटनाओं में हैं। जैसा कि आप इस टाइमलाइन में देख सकते हैं, 19वीं सदी के अंत में आधुनिकतावाद का दौर था, लेकिन फिर 1914 से 1945 के बीच 2 विश्व युद्ध हुए। इन युद्धों ने इंसान की तरक्की और तर्क में जो एक अटूट विश्वास था, उसे पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। बस इसी मोहभंग से उत्तर आधुनिक सोच उभरने लगी और फिर 1979 में जॉन फ्रांसवा ल्योतार ने अपनी किताब द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन में इस आंदोलन को एक औपचारिक, एक फॉर्मल पहचान दी। अब हम उन विचारकों और उनके मूल सिद्धांतों की बात करेंगे जिन्होंने इस पूरी विचारधारा की नींव रखी। आप इन्हें उत्तर आधुनिक विचार के आर्किटेक्ट्स भी कह सकते हैं। परीक्षा के लिहाज से इन विचारकों और इनके कोर आइडियाज को समझना बहुत बहुत जरूरी है। हम यहाँ टर्म थिंकर थियोरी के नियम को फॉलो करेंगे, मतलब कौन सी अवधारणा किस विचारक से जुड़ी है और उसका सिद्धांत क्या है। तो हमारे जो मुख्य विचारक हैं वो हैं जॉन फ्रांसवा ल्योतार, मिशेल फूको, जैक्स डेरिडा और जॉन बॉद्रिलार। तो सबसे पहले आते हैं जॉन फ्रांसवा ल्योतार। इन्होंने ही उत्तर आधुनिकता की सबसे मशहूर परिभाषा दी, महाआख्यानों के प्रति अविश्वास। अब ये महाआख्यान क्या हैं? ये वो बड़ी बड़ी कहानियां हैं जो हमें दुनिया को समझाने का दावा करते हैं, जैसे हमेशा तरक्की होती है या विज्ञान सारे सच खोज लेगा। ल्योतार का कहना था कि भाई अब इन बड़ी बड़ी कहानियों पर किसी को यकीन नहीं रहा। अब बात करते हैं मिशेल फूको की, जिनका शक्ति ज्ञान या पावर/नॉलेज का सिद्धांत बहुत ही क्रांतिकारी है। फूको ने कहा कि ज्ञान कभी भी न्यूट्रल या तटस्थ नहीं होता। यह हमेशा पावर के जरिए पैदा होता है और लागू किया जाता है। असल में शक्ति और ज्ञान को आप अलग कर ही नहीं सकते। जहां पावर है वहां एक खास किस्म का ज्ञान बनाया जाता है और जहां ज्ञान है वहां पावर काम कर रही होती है। हमारे तीसरे विचारक हैं जैक्स डेरिडा और उनका सिद्धांत है विखंडन यानी डीकंस्ट्रक्शन। और हाँ, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ये सिद्धांत क्या करता है? ये भाषा और टेक्स्ट के स्थिर मतलब को चुनौती देता है। डेरिडा कहते थे कि किसी भी टेक्स्ट का मतलब सिर्फ लिखने वाले के इरादे तक सीमित नहीं है। विखंडन उन बाइनरी अपोजिशंस या द्वैत विरोधों को खोलकर रख देता है जिन पर हमारी पूरी सोच टिकी है, जैसे अच्छा और बुरा, मर्द और औरत। डेरिडा दिखाते हैं कि ये कितने अस्थिर हैं और इसीलिए किसी भी एक टेक्स्ट की कई और अक्सर एक दूसरे से बिल्कुल अलग व्याख्याएं हो सकती हैं। और आखिर में है जॉन बॉद्रिलार, जिन्होंने सिमुलैक्रा और हाइपर रियलिटी का कॉन्सेप्ट दिया। हाइपर रियलिटी एक ऐसी कंडीशन है जहां असलियत और उसकी नकल के बीच का फर्क ही मिट जाता है। और कमाल की बात यह है कि नकल यानी सिमुलेशन असली से भी ज्यादा असली लगने लगती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण डिज्नीलैंड या फिर आजकल के रियलिटी टीवी शोज। ये एक ऐसी नकली दुनिया बनाते हैं जो हमें असली दुनिया से ज्यादा सच्ची लगने लगती है। अच्छा, उत्तर आधुनिकतावाद को और बेहतर तरीके से समझने के लिए जरूरी है कि इसकी तुलना हम आधुनिकतावाद से करें। तो चलिए एक तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं। ये टेबल देखिए, ये दोनों के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। जहां आधुनिकता का मूल विश्वास किसमें था? प्रगति में, तर्क में और एक सार्वभौमिक सत्य में।
वहीं दूसरी तरफ उत्तर आधुनिकतावाद है, जो शक, विडंबना और सार्वभौमिक सत्यों को नकारने पर टिका है। आधुनिकता महाआख्यानों पर भरोसा करती थी, उत्तर आधुनिकता उन पर शक। आधुनिकता के लिए सच ऑब्जेक्टिव था, जिसे खोजा जा सकता था। वहीं उत्तर आधुनिकतावाद के लिए सच सब्जेक्टिव है, जिसे समाज बनाता है। और फोकस पर ध्यान दीजिए, आधुनिकता व्यवस्था और एकता चाहती थी, जबकि उत्तर आधुनिकतावाद बिखराव और अनेकता की बात करता है। ठीक है, तो ये सब तो हो गई फिलॉसफी की बातें, लेकिन सवाल ये है कि पॉलिटिकल थ्योरी में, राजनीति विज्ञान में इसका क्या काम? ये शक्ति और पहचान को कैसे विखंडित करता है? चलिए देखते हैं। उत्तर आधुनिकतावाद ने पॉलिटिकल डिस्कोर्स को यानी राजनीतिक विमर्श को बहुत गहराई से बदला है। इसने राज्य, संप्रभुता और शक्ति की जो पुरानी पारंपरिक धारणाएं थीं, उन्हें सीधी चुनौती दी है। इसने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स यानी पहचान की राजनीति को एक सैद्धांतिक आधार दिया, चाहे वो लिंग हो, नस्ल हो या जातीयता। इसी से प्रभावित होकर उत्तर आधुनिक नारीवाद आया, जो जेंडर की बनी बनाई भूमिकाओं को तोड़ता है। और हाँ, ये भिन्नता और विविधता को सेलिब्रेट करके बहुसंस्कृतिवाद को भी मजबूती देता है और जो भी स्थापित सत्ताएं हैं उनकी वैधता पर सवाल खड़े करता है। अब जाहिर है, जब कोई विचार इतना रैडिकल होगा तो उसकी आलोचना भी होगी। तो चलिए इसके खिलाफ जो तर्क दिए जाते हैं उन पर भी एक नज़र डालते हैं। इसकी कई वजहों से आलोचना होती है। सबसे बड़ी आलोचना है अत्यधिक सापेक्षवाद की। आलोचक कहते हैं कि भाई अगर हर सच रिलेटिव है तो फिर तो कोई भी किसी भी खतरनाक विचारधारा को सही ठहरा सकता है। दूसरा, इसमें एक आत्मविरोधाभास है। ये कहना कि कोई सच नहीं होता अपने आप में एक सच का दावा करने जैसा है ना? तीसरी बड़ी आलोचना है कि यह हर चीज को तोड़ तो देता है लेकिन कोई सकारात्मक रास्ता नहीं दिखाता, जिससे एक तरह का पॉलिटिकल पैरालिसिस या राजनीतिक निष्क्रियता आ जाती है। और अंत में नोआम चॉम्स्की जैसे बड़े आलोचक कहते हैं कि इसकी भाषा जानबूझकर इतनी मुश्किल और अस्पष्ट बनाई गई है कि कुछ साफ समझ ही नहीं आता। चलिए अब आते हैं सबसे काम की बात पर। इस सारी जानकारी का इस्तेमाल करके परीक्षा में अच्छे नंबर कैसे लाएं? अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में इस पर सवाल आता है तो एक बहुत ही साफ रणनीति अपनानी है। देखिए, सबसे पहले जो मुख्य अवधारणाएं हैं जैसे मेटा नैरेटिव, विखंडन, उन्हें अच्छे से परिभाषित करें। दूसरा, हमेशा विचारक को उसके सिद्धांत से जोड़ें, जैसे ल्योतार मतलब मेटा नैरेटिव्स। तीसरा, अपनी समझ की गहराई दिखाने के लिए इसकी तुलना आधुनिकतावाद से जरूर करें। चौथा, इसे राजनीति से जोड़ें, बताएं कि पहचान और शक्ति के लिए इसके क्या मायने हैं। और हाँ, पांचवां और सबसे जरूरी, एक संतुलित जवाब के लिए इसकी आलोचनाओं को भी शामिल करना न भूलें। इन विषयों पर तो आपको खास ध्यान देना ही देना है, क्योंकि ये अक्सर पूछे जाते हैं। ल्योतार और ग्रैंड नैरेटिव्स की आलोचना, फूको का शक्ति/ज्ञान का कॉन्सेप्ट, डेरिडा का विखंडन, बौद्रिलार का सिमिलैक्रा और हाइपर रियलिटी, आधुनिकता और उत्तराधुनिकता के बीच का फर्क, और आखिर में नारीवाद और पहचान की राजनीति पर इसका असर। ये सब हॉट टॉपिक्स हैं। तो जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, इस पर जरूर सोचिएगा। आज का जो दौर है, जिसे पोस्ट ट्रुथ का दौर कहते हैं, जहां सोशल मीडिया के बबल्स हैं, एआई से बनी तस्वीरें और वीडियो हैं, इस दौर में क्या आपको नहीं लगता कि सच और असलियत पर उत्तर आधुनिकतावाद की जो आलोचना थी वो पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक हो गई है? यदि यह विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो विद्या विमर्श चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिएगा, यह विषय यूजीसी नेट, यूपीएचईसी, जीडीसी और पॉलिटिकल साइंस असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।